स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में, जहां पढ़ाई होती है आसान भाषा में और पूरे एग्जाम फोकस के साथ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। और अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फुल मार्क्स पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अब कितने सही जवाब दे पाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार यह पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार लगभग कितने किलोमीटर लंबी थी? बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को किस तारीख को तोड़ा गया? बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना का अंत माना जाता है? बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत माना जाता है। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार के गिरने का परिणाम क्या हुआ? बर्लिन की दीवार गिरने का परिणाम जर्मनी का एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत पर आधारित थी। रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति किसके विरोध में हुई? रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई। नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली में इस संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर रचने की कोशिश की गई। मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई। सोवियत राजनीतिक प्रणाली में किस एक दल का प्रभुत्व था? सोवियत राजनीतिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। इन सभी देशों के समूह को क्या कहा गया? इन सभी देशों के समूह को दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे के देश कहा गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की अमेरिका को छोड़कर विश्व के बाकी देशों से तुलना करने पर क्या स्थिति थी? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की अमेरिका को छोड़कर विश्व के बाकी देशों से अगर तुलना करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में तो कम विकसित थी, पर विश्व के बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। नेक्स्ट, सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित कर दिया? सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। नेक्स्ट, सोवियत सरकार अपने नागरिक को कौन सी बुनियादी जरूरतें रियायती दर पर मुहैया कराती थी? स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें। सोवियत प्रणाली की एक प्रमुख नकारात्मक विशेषता क्या थी? सोवियत प्रणाली की एक प्रमुख नकारात्मक विशेषता, यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत प्रणाली में नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं थे? सोवियत प्रणाली में नागरिक को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। सोवियत संघ में एक दल यानी डैश का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। सोवियत संघ में एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, लेकिन हर मामले में किसका प्रभुत्व था? सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, लेकिन हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। नेक्स्ट, सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उसकी व्यवस्था और भी कमजोर हुई? सोवियत संघ ने 1989 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उसकी व्यवस्था और कमजोर हुई। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। नेक्स्ट,
1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना, उसे पश्चिमी के देशों की बराबरी पर लाना और प्रशासनिक ढांचे में ढील देना। गोर्बाचेव के सुधारों के परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों का क्या हुआ? गोर्बाचेव के सुधारों के परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। नेक्स्ट, 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध किसने किया और यह एक नायक के रूप में उभरे? 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्तापलट का विरोध बोरिस येल्त्सिन ने किया था। दिसंबर 1991 में किन तीन बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? दिसंबर 1991 में तीन बड़े गणराज्य सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, वह था रूस, यूक्रेन और बेलारूस। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्यों ने किस आधार को अपनाया? सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपनाया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज किसे स्वीकार किया गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज रूस को स्वीकार किया गया। सोवियत संघ से उत्तराधिकार में रूस को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति मिली? सोवियत संघ से उत्तराधिकार में रूस एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बना और उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिली। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख आर्थिक कारण संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाना। सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या था? सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों तक शासन और जनता के प्रति जवाबदेह न होना। नेक्स्ट, सोवियत संघ के नागरिकों को पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? सोवियत संघ के नागरिक को पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि सोवियत संघ की राज व्यवस्था ने नागरिकों को यह जानकारी अंधेरे में रखी थी। गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किसने किया और क्यों? गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया क्योंकि इससे उनकी सत्ता और विशेषाधिकार कम हो रहे थे। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालिक कारण क्या था? सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालिक कारण राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार था। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में क्या बदलाव आया? सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में जो बदलाव आया वह था विश्व राजनीति द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गई, जिसमें अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। सोवियत संघ के विघटन के बाद किन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ गया? सोवियत संघ के विघटन के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ गया वह था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए अपनाए गए विशेष मॉडल को क्या कहा जाता है? रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए अपनाए गए विशेष मॉडल को शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहलाता है। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया? शॉक थेरेपी मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित किया था। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता क्या थी? शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण के साथ साथ इस चीज के निजीकरण की बात शामिल थी। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण के साथ साथ सामूहिक फार्मों को निजी फार्म में बदलना
यह भी शामिल था। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी में मुक्त व्यापार को अपनाने के लिए किसका आवश्यक माना गया? शॉक थेरेपी में मुक्त व्यापार को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यह पड़ा कि शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई और जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। नेक्स्ट, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है और क्यों? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल शॉक थेरेपी के दौरान उद्योग में औने पौने दामों में बेचने को गैराज सेल कहा जाता है। और इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम आंकी गई थी। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में क्या परिवर्तन आया? शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल में जो परिवर्तन आया, रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के बाद डैश फार्मिंग की प्रणाली समाप्त हो जाने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही। शॉक थेरेपी के डैश के बाद यानी शॉक थेरेपी के बाद सामूहिक फार्मिंग की प्रणाली समाप्त हो जाने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस सहित अधिकांश देशों में संविधान का निर्माण कैसे किया गया? रूस सहित अधिकांश देशों में संविधान का निर्माण फरवरी में किया गया, जिसमें कार्यपालिका को प्रमुख बनाया गया और लगभग हर संभव शक्ति उसे दी गई। नेक्स्ट, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? रूस के दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, वह थे चेचनिया और दागिस्तान। नेक्स्ट, भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों का एक उदाहरण दीजिए। भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों का उदाहरण है, सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। नेक्स्ट, सोवियत संघ ने कश्मीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन कैसे किया? सोवियत संघ ने कश्मीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रूप का समर्थन किया। सोवियत संघ ने इस मुद्दों पर भारत के रूप का समर्थन किया। नेक्स्ट, भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध कैसे थे? भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय थे, इसी से इनका संबंध था। तो हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय है। यही भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाता है। इस वीडियो में हम लोग देखें पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए।